इंडियन गवर्नमेंट ने तो खैर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर कमेंट किया है, लेकिन ईरान ने इस डिफेंस पैक्ट की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी है। इस डिफेंस पैक्ट की क्या औकात है ये सबको बता दिया है। भारत को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इनको ईरान ही हैंडल कर सकता है। यह तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ में भारत ने यूएसए को अपनी लिमिट्स में रहने के लिए बोल दिया है और चाइना को एक बड़ा संदेश देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ बदलाव किए हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारी मेजर अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, जिसका नाम रखा गया है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क पिछले कई महीने से रेडी किया जा रहा था। हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी। आज फाइनली तीनों देशों ने ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो कहता है कि तीनों में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला तीनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और बाकी के दो देश भी उसे डिफेंस करने आएंगे। भारत के कई सारे लोग सोच रहे हैं कि अब भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल ये बन जाएगा। भारत को अकेले पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ भी डील करना पड़ेगा और ये चीज़ भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। भारत को इस डिफेंस पैक्ट की चिंता करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं तीनों देशों ने ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है इसकी धज्जियाँ ईरान ने कैसे उड़ा दी हैं। क्योंकि यह जो डिफेंस पैक्ट है इसका सबसे बड़ा टेस्ट मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान और यूएसए की लड़ाई में होने वाला है। भारत का एंगल तो दूर की बात है, ईरान ने उससे पहले ही इन तीनों देशों को इसकी औकात दिखा दी है और ये चीज़ साफ होती है कि ईरान की स्टेटमेंट जो ईरान ने इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर की है, भारत ने भी कमेंट किया है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ईरान ने बोला क्या है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब हुआ ये है, जैसे ही पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने ये डिफेंस साइन किया, उसके तुरंत बाद ईरान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के मेंबर ने इसके ऊपर कमेंट किया है। मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट होने के बाद ईरान ने कई बार सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले किए हैं। ऐसे में सऊदी अरेबिया को लग रहा होगा कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने से उनको ईरान के हमलों से सुरक्षा मिल जाएगी और ईरान ने अपने हमले रोक दिए होंगे। लेकिन ईरान के लॉ मेकर और नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमिश्नर के मेंबर इब्राहिम रेजाई ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा, ये जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, यह सिर्फ एक पेपर एग्रीमेंट है, एक तरीके का कागजी एग्रीमेंट है जिसका ज़मीन के ऊपर कोई वजूद नहीं होता है। सऊदी अरेबिया को समझ लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ सिर्फ कागजों के ऊपर एग्रीमेंट कर लेने से उसकी सिक्योरिटी मजबूत नहीं होगी। जिस तरह से यूएसए ने कई सालों तक सऊदी अरेबिया से फ़ायदा उठाया है, फिर भी यूएसए सऊदी अरेबिया को असली सिक्योरिटी नहीं दे पाया, ये वैसे ही डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। इसलिए मैं सऊदी अरेबिया से कहना चाहता हूँ कि अपनी पॉलिसीज़ चेंज करो ताकि कल को तुम्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरों देशों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये कहना है ईरान का। ईरान की तरफ से यह पहला रिएक्शन है और पहला ईरान का कमेंट आया है। बात करें इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की, तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने पिछले साल सितंबर सन 2025 में ही म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर कई हमले किए थे। ईरान के हमलों में सऊदी अरेबिया के अंदर 3 लोगों की जान चली गई थी और 23 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसमें ईरान ने सऊदी अरामको की ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फील्ड, प्रिंस सुल्तान एयरवेज, रडार सिस्टम और मिलिट्री फैसिलिटीज़ को भी टारगेट किया था। ऑयल रिफाइनरीज के टेम्परेरी शटडाउन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो नुकसान पहुंचा था उसका एस्टीमेट कई बिलियन डॉलर्स में पहुंच गया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के डिफेंस में जाकर ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया था, जबकि डिफेंस पैक्ट कहता है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला भी माना जाएगा। ऐसे में जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के नाम का
जो ये मजाक बनाकर इन तीनों देशों ने मिलकर साइन किया है, ये अगले 8 से 10 दिनों के अंदर ही हो सकता है कि एक बार फिर से एक्सपोज हो जाए। जब ईरान एक बार फिर सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमिश्नर के मेंबर इब्राहिम रजाई ने इस डिफेंस पैक्ट को सही नाम दिया है, पेपर एग्रीमेंट। भारत इन तीनों देशों का इलाज करे उससे पहले ही ईरान इस एग्रीमेंट की सच्चाई सबके सामने रख रहा है। अब बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रिस्पांस किया है। हमेशा की तरह इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत ही नपातुला रिएक्शन दिया है, मानो भारत के लिए कोई बड़ी बात ना हुई हो। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल सर मीडिया को संबोधित करने के लिए सामने आए। प्रेस ब्रीफिंग के बाद मीडिया पर्सन से कुछ क्वेश्चन लिए, जिसमें रणधीर जायसवाल सर ने पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में सवाल पूछा गया। इसके जवाब में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने कहा, हम इस पैक्ट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और जल्द ही इसके ऊपर हम अपडेट शेयर करेंगे। यानी इंडियन गवर्नमेंट इस पैक्ट को करीब से मॉनिटर कर रही है और जल्दी इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये कहना है इंडिया का। एक लाइन में आंसर खत्म कर दिया। अब जैसे ही पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की फोन कन्वर्जेशंस को लेकर कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने लगे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल को पहले ही भनक लग गई थी कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए नेतन्याहू ने पीएम मोदी को ठीक एक दिन पहले कॉल की थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है या तो खैर पता नहीं, लेकिन यह बात सच है कि कल को अगर सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान ये तीनों देश एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ मिलिट्री एस्केलेशन में हिस्सा लेते हैं तो फिर उस सिनेरियो में इजराइल भारत के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया को इजराइल का पहले से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। वैसे इस सवाल का जवाब काफ़ी सब्जेक्टिव होगा, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या कल को अगर किसी आतंकी हमले की वजह से वापस से ऑपरेशन सिंदूर जैसा भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, आपको क्या लगता है, क्या यह मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बाद तुर्की और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की सेना की मदद करने के लिए अपनी सेना भेजेगा? हाँ या फिर ना? कभी नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है भारत और यूएसए को लेकर। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले अमेरिका के कांग्रेसमैन रिले मोरी ने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो कि फॉरेन कंट्रीज से आने वाले FCRA कानून ला रही है, वो क्रिश्चियंस के खिलाफ एक सीधा टारगेट है। क्रिश्चियंस को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। अब भारत की सरकार ने अमेरिका की इस स्टेटमेंट का आंसर किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कानून और पार्लियामेंट से जुड़े फैसले एक इंटरनल मैटर है और हमारा डोमेस्टिक मामला है। इसके ऊपर क्या कानून बनेगा, क्या फैसला होगा, ये सिर्फ भारत की पार्लियामेंट तय करेगी। बाहर से इसके ऊपर किसी भी कमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएसए समेत दुनिया के कई सारे कंट्रीज से आने वाले पैसे और फंडिंग के ऊपर नियम और कई प्रकार की पाबंदी लगाते हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट का साफ कहना है कि हमारा ये इंटरनल मामला है और ऐसे काम के लिए भारत को ना रोका जाए जो अमेरिका खुद ही करता हो। अगर यूएसए दूसरी कंट्रीज से आने वाले फंडिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो फिर हमारी पार्लियामेंट खुद तय करेगी कि हमें कौन से कानून बनाने हैं और कौन से नहीं। नेक्स्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है भारत और चाइना को लेकर। अब यह काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन कई सारे चैनल्स ने इसको मिस कर दिया। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारत की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर रीजन में 27 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें स्टैंडर्ड नाम एलोकेट कर दिए हैं। भारत के ऑफिशियल मैप सर्वे ऑफ इंडिया में भी फीचर कर दिया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के वो सारे रीजन्स भी शामिल हैं
जिनके लिए चाइना ने चाइनीज भाषा में नाम असाइन करके लिस्ट जारी की थी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इनके इंडियन नामों की लिस्ट जारी करके अपने ऑफिशियल मैप्स में ऐड कर दिया है। 27 में से 4 पासेस के नाम हैं, एक मोन्यूमेंट का नाम है, एक लेक का है, जबकि 21 लोकेशंस लैंड एरिया की हैं। खास बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो 27 नाम ऑफिशियल्स मैप में फीचर किए हैं, इनमें तिब्बतन नाम तो शामिल है, लेकिन साथ में हिंदी नाम भी शामिल किए गए हैं। अभी जो नामों की लिस्ट है इंडिया ने रिलीज की है, इसमें लोगांजू, माजा और थंगला ये तीनों इंडिया चाइना बॉर्डर्स के ऊपर ऐसी लोकेशंस हैं जिनको भारत क्लेम करता है, लेकिन इनके कुछ हिस्सों में 1962 के वॉर के बाद चाइना का कंट्रोल है, यानी कि इसके कुछ एरिया चाइना के पास हैं, मगर फिर भी भारत ने इन लोकेशंस के नाम स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं, जो साफ दर्शाता है कि भारत इन लोकेशंस के ऊपर अपने क्लेम को नहीं छोड़ेगा और भारत की नज़र अभी भी इनके ऊपर बनी हुई है और हम इनके ऊपर अपने क्लेम जारी रखेंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के लोकेशंस के लिए कोई नए नाम नहीं रखे हैं। लोंगाचू, माझा, जसवंतगढ़, जयरामपुर, बैसाखी, शिवाजी नगर, बुद्धा मंदिर और थंगला, इस तरीके के नाम यहाँ पहले से ही लोकल्स लोग और भारतीय सेना और लोकल अथॉरिटीज़ के बीच इस्तेमाल किए जाते थे। मसला ये था कि ये चीज़ सिर्फ डिफाइंड नहीं थी, कौन सी जगह का आधिकारिक नाम क्या होगा, नाम कोई फिक्स नहीं थे। लेकिन अब इन नामों को स्टैंडर्डाइज करके इंडिया के ऑफिशियल्स रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। इसमें थंगला वही जगह है जहां पर 1962 में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के ऊपर भारत चाइना की जंग की शुरुआत हुई थी। Yeah.